Yes, good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to start a very important topic of class 11th, chapter 2nd, units and measurement. आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। ये लेक्चर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो उसे एप्लीकेशन पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं। एरिया मतलब छोटी क्लास से पता है हमें। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। Unit of area is meter square, centimeter square, feet square. In different systems, in SI system, in SI system, unit is meter square, unit of area. CGS system, unit of area is centimeter square. क्योंकि करेंगे क्या, लेंथ को भी सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या? और अगर एफपीएस सिस्टम लेंगे जो ब्रिटेन में होता है तो फीट स्क्वायर। कोई भी सिस्टम ले लीजिए, बट आपको ये तो पता लग जाएगा, यूनिट देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि एरिया ना आपको किसी भी सिस्टम में मेजर कर लीजिएगा, लेंथ की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है। किसी भी सिस्टम में लिया हो, सिस्टम में यूनिट तो डिफरेंट हो जाती है ना। ऐसे सिस्टम में लेंथ यूनिट मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर बन गई। तो यहां से भी ये पता है लग रहा है एरिया डिपेंड्स ऑन सेकंड पावर ऑफ लेंथ। एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है उसकी सेकंड पावर पे। यहां से ये पता लग रहा है। हमने डिस्कस किया था देयर आर 3 फंडामेंटल, मास, लेंथ एंड टाइम। फंडामेंटल वो है जो आपस में एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल। और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर 3 और इन एसआई सिस्टम देयर आर 7। तो उन सभी को छोड़कर बाकी सबको उनकी टर्म में लिखा जा सकता है, उनकी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो यहां से ये पता लग रहा है ना कि एरिया ना लेंथ की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है नहीं। क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में किलोग्राम, ग्राम, पाउंड आया नहीं, तो मास पे डिपेंड नहीं करता, ना टाइम पे डिपेंड करता, वो केवल लेंथ पे करता है और सेकंड पावर। एक और वॉल्यूम होता है क्यूब का LBH। किसी का भी वॉल्यूम निकाल लो, किसी का भी एरिया, यूनिट तो यही आएगी ना मीटर स्क्वायर। वो तो रेक्टेंगल का ट्रायंगल का निकाल रहा तो हाफ आगे और आ जाएगा, बट यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही आएगी। इसकी यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की? मीटर क्यूब इन एसआई सिस्टम, सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फीट क्यूब इन एफपीएस सिस्टम। फिर वही कि कोई भी सिस्टम हो, यूनिट विल बी चेंज बट डिपेंडेंस तो वही रहेगी ना। यहां से मुझे ये लग रहा है मीटर क्यूब। अब मेरे ब्रेन में कॉन्सेप्ट है मीटर यूनिट होती है लेंथ की ऐसे सिस्टम में। इसका मतलब वॉल्यूम लेंथ की थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। आप चाहे मुझे यूनिट दे दो सेंटीमीटर क्यूब, वहां से मेरे दिमाग में ये आएगा कि आप कहोगे वॉल्यूम आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सपोज, तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपने लेंथ को सेंटीमीटर मेजर करा होगा, पहली बात तो वो। क्यूब आया है, इसका मतलब वॉल्यूम लेंथ की थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। आप मुझे किसी भी सिस्टम में दे दीजिए वॉल्यूम, तो मुझे क्या पता लगा, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन थर्ड पावर ऑफ लेंथ। यहाँ पे एरिया डिपेंड्स अपॉन सेकंड पावर ऑफ लेंथ, क्योंकि सेकंड पावर पे डिपेंड कर। और यहाँ एक्सप्रेशन में ना तो किलोग्राम आ रहा, ना ग्राम आ रहा, ना पाउंड आ रहा। इसका मतलब वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करता। हमने सीखा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सभी को उनके टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब वॉल्यूम केवल लेंथ पे डिपेंड करता है, बाकी जो 6 फिजिकल क्वांटिटीज बची फंडामेंटल है, मास, टाइम उन पे डिपेंड नहीं करता, करंट, टेम्परेचर उन पे डिपेंड नहीं। और लेंथ में कैसे करता है? थर्ड पावर पे। लेंथ की कौन सी पावर पे? थर्ड। अब ये चीज देखो सब बच्चे ध्यान से, एरिया डिपेंड करता है लेंथ की, एरिया भी लेंथ पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी, बट देयर डिपेंडेंस इज डिफरेंट। उनकी जो निर्भरता है वो अलग है। एरिया सेकंड पावर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम क्यूब पावर पे डिपेंड करता है, थर्ड पावर। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे हम? अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, ऐसे नहीं बोलेंगे एरिया डिपेंड्स ऑन स्क्वायर पावर ऑफ लेंथ, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बोलते हैं एरिया लेंथ के सेकंड पावर पे डिपेंड करते हैं ना, तो इसे ऐसे कहेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया
इज 2 इन बेस लेंथ। बेस क्योंकि फंडामेंटल 7 थी ना, तो जो एरिया की डायमेंशन है वो 2 है। कौन से बेस में? लेंथ में। लेंथ में जो लेंथ वाली बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, उसमें सेकंड पावर में डिपेंड करता था। तो एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 है। इसमें लेंथ 0 इन बेस मास, 0 इन बेस टाइम, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये इसे यहां से तो हमारे क्लियर हुई। तो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, और आप उसे मेरे साथ साथ रिपीट करना कि जब आप वीडियो सुन रहे हो। तो मेरे पीछे क्लास में करते हैं ना, साथ साथ पीछे बोलता है टीचर, तो छोटा सा रिवाइज करते हैं, साथ साथ टीचर के फॉलो करते हैं। हमें साथ साथ बोलना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में? किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम, मेरे पीछे बोलो, पर मीटर क्यूब। सीजीएस में क्या होगी? किलोग्राम की जगह ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम, मेरे पीछे बोलो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एफपीसी लिखने। अब कोई भी हो, कोई भी सिस्टम ले लो आप, मैंने 2 लिए। यहां से ये पता लग रहा है ना, डेंसिटी ना, डेंसिटी किलोग्राम आ गया चाहे ग्राम आ गया, है तो दोनों मास की यूनिट ही, सिस्टम में तो लगा। मास की पहली पावर पे डिपेंड करता है, और मीटर पर मीटर क्यूब, मीटर की इसका ना इनवर्स थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं बोलते। बोलते कैसे हैं? क्या लिखेंगे आप? मेरे पीछे भी बोल रहे हैं, जब आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे पीछे भी बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या लिखेंगे? इज 1 इन बेस, किसमें 1 की डिपेंडेंस किसमें थी? इन बेस मास, एंड -3 इन बेस लेंथ, इन बेस। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया। अब ये तरीका हो गया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लिखने का। अरे भाई इतना कितना बड़ा सेंटेंस लिखो। अभी तो टाइम पे भी हो सकती है डिपेंडेंस। जैसे फोर्स की यूनिट ना, फोर्स की यूनिट आप कहते हो MA, आप न्यूटन बोलते हो। न्यूटन बेसिकली एक डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन एग्जैक्टली होती है फोर्स यूनिट, मास की होती है किलोग्राम, ऐसे सिस्टम में एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट होती है। फिर यहां मैं 3 बात बोलूंगा, डायमेंशन, मेरे पीछे रिपीट करते रहो, ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, क्योंकि मास की पहली बार भी आता है 1, एंड 1 इन लेंथ, एंड -2 इन टाइम। तो कुल मिलाकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी की डिराइव्ड डिपेंडेंस बताने के लिए, एक डिराइव्ड क्वांटिटी की डिपेंडेंस बताने के लिए मुझे इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, तभी तो मुझे डिपेंडेंस पता लगेगी। तो उन्होंने कहा इसका आसान तरीका है, एक फॉर्मूला बना दो जिसका नाम दिया गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या नाम दिया गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। उसमें क्या कहा गया? मास के लिए तो यूज करो कैपिटल M, लेंथ की यूज करो कैपिटल L, और टाइम की यूज करो कैपिटल T। करंट के लिए यूज करो A, और उसके लिए यूज करो टेम्परेचर के लिए K। T नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के लिए कर दिया था। ठीक है, अब उन्होंने कहा इससे अच्छा है एक फॉर्मूला बना दो जैसे डायमेंशन। उस फॉर्मूले से आपको ये सेंटेंस नहीं बताना पड़ेगा किसी को कि इस चीज पर डिपेंड करती है, उस फॉर्मूले को देखकर पता लग जाएगा। भाई ये सेंटेंस आपको मैंने दे दिया, यहां से भी तो आपको यही पता लगा कि मेरी क्वांटिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी किस पर तो डिपेंड करती है और कैसे। जैसे डेंसिटी मैंने आपको बताया मास पे डिपेंड करती है फर्स्ट पावर पे, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा। लेंथ भी इस पे, और टाइम नहीं कैसे टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो उन्होंने क्या कहा, भाई सिस्टम कोई भी हो, और हम दोबारा से अपनी स्टार्टिंग पे चलते हैं। सिस्टम कोई भी हो, एरिया लेंथ के सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा था ना, तो लेंथ के लिए क्या दिया था? L। तो क्या दे दो सिंपली, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट L का स्क्वायर। कोई भी सिस्टम हो लेंथ पे जो डिपेंड कर रहा था और स्क्वायर पावर पे, तो ये क्या लिख दो, और इस तरफ क्या लिखेंगे जिसका डायमेंशन फॉर्मूला किसे लिया? एरिया का, तो उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में करूंगा।
मास पे डिपेंड एरिया नहीं करता, तो m की पावर नोट, टाइम पे नहीं करता t की पावर नोट। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका बन गया? एरिया। ये वही काम करेगा जो मैं ही सेंटेंस लिख रहा था। यहां से मुझे ये पता लग गया एरिया ना m की पावर 0 मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, l की पावर 2 इसका मतलब लेंथ की सेकंड पावर पे करता है। भाई यूनिट कोई भी हो सकती है, लेंथ t की पावर नोट से ना t पे डिपेंड नहीं करता। तो बता दो मुझे वॉल्यूम का लिखना है तो सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ की पावर 3 पे। तो क्या लिख देंगे? लेंथ की जगह लिखना है l की पावर 3। m की पावर 0 t की पावर 0 लिखो तो भी बढ़िया, नहीं लिखो ऐसे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये लिखते ही मुझे ये पता लग गया वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन थर्ड पावर ऑफ लेंथ। बाकी नहीं लिखा इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। ये बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड, ये बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो क्या अब मैं डेंसिटी का लिख सकता हूं? कोई भी सिस्टम हो, चाहे किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, सिस्टम ग्राम पर सेंटीमीटर का डिपेंड तो मास पे कर रहा था ना। हमें तो मास के लिए लिखना है m, लेंथ का लिए l और पावर -3, यहां पे रो। तो इसका मतलब डेंसिटी यहां से पता लग रहा है ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो डेंसिटी मास की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है और लेंथ की -3 पावर पे डिपेंड करती है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, उसको देखकर आप ये बता सकते हो कि वो क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल पर डिपेंड करती है और कैसे, और कैसे। जैसे अब मैं आपको दे रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिखकर। ये 1 लिख दिया मैंने, बच्चे नहीं लिखते भी तो भी 1 होता है, किसी की पावर कुछ भी नहीं लिखते तो 1 होता है ना। यहां से आपको पता लग गया ना डायमेंशनल फॉर्मूला कि फोर्स है ना जो डिराइव्ड क्वांटिटी मास की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ की भी फर्स्ट पावर पे करता है, टाइम की -2 पे, और बाकी दो जो बच गए करंट और टेंपरेचर डिपेंड नहीं करता। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला सिग्निफिकेंस है। आप ये बता सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करवा रहा हूं आपके सामने, और ये फॉर्मूले आप पहले क्या करेंगे, पहले आप लिखने सीखेंगे, बनाने सीखेंगे, उनको फॉर्मुलेट करना, और बाद में आप लर्न करेंगे। क्योंकि जब मैं एप्लीकेशंस की वीडियो बनाऊंगा सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले यूज होंगे और आपके टिप्स भी होने चाहिए, तभी ही तो काम आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज क्या करेंगे सब बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहले जैसे मैं फॉर्मुलेट करूंगा वीडियो देखने के बाद फॉर्मुलेट करना सीखेंगे, बनाने सीखेंगे, और उसके बाद लर्न करेंगे। छोटी क्लास में करते थे हम सभी a + b का स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इस तरीके से याद करेंगे बैठकर। मैं आज 20-25 के करवाते तो वो होगा का काम चल जाएगा। बाकी पूरी फिजिक्स में आप 11th और 12th में पूरी फिजिक्स में कम से कम आएंगे 200-250, पर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 20-30 जाओगे तो काम चल जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी काम, और तुम्हें काम ही चलाना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दिया कीजिए। आप सब इसमें हेजिटेट हो जाते हैं, बिल्कुल सोचते हैं एक बार लाइक दबाएं या ना दबाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एक बार। आपका एक लाइक और मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जैसे क्लास में आपको टीचर मोटिवेट करता है ना, वेरी वेल डन, वेरी गुड, रिमार्क्स देते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, सेम आप एक लाइक कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सीरियल नंबर क्वांटिटी फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला। तीन के तो आपको याद हो गया, मास लेंथ टाइम, वो तो स्टार्टिंग मास का है, लेंथ का है, टाइम है, वो तो फंडामेंटल है। टेम्परेचर का की, करंट का की, वो तो फंडामेंटल है। अब मीन चलते हैं एरिया। तो ये दो तो मैंने करवा दिया फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका आया था m की पावर 0 l स्क्वायर t की पावर, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट l स्क्वायर याद करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने इसे फिर दिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। l स्क्वायर याद करोगे, l स्क्वायर वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, l क्यूब। भाई लेंथ का भी है, ब्रेथ का भी है, टाइम का है, क्या l l क्यूब आ गया। थर्ड स्पीड और वेलोसिटी।
वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। क्या होता है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही बेसिकली एक टाइप से, वो मैं आपको डिस्टिंग्विश करूंगा अगले वीडियोस में कैसे है डिफरेंस है, बट है बेसिकली लेंथ ही। तो इसका कैसे आएगा जी? डिस्टेंस का एल टाइम का dt, तो ये आ गया m0 LT-1। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं LT-1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m0 तो एक सिमेट्री के लिए लिख रहा हूँ सारे, LT-1 कुछ बच्चे ऐसे याद कर देते हैं L1T-1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर देना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन पहले मोमेंटम करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी में नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ आपने, मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट। मास का क्या होता है बताया m, वेलोसिटी का क्या है LT-1, तो मल्टीप्लाई होगी क्या आ गया m LT-2। सिंपल मैथ सोल्व करना है, ठीक है। मोमेंटम क्लियर हुआ। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का क्या होता है m, वॉल्यूम का क्या आया था देखो। अब मुझे डेंसिटी का तब भी क्लियर हो सकता है जब मुझे वॉल्यूम का याद होगा। देखा ना मैं L क्या आ गया m की पावर 1 L की पावर -3 T की पावर 1, ठीक है। एक्सेलरेशन, और ये आएंगे भी आपको फॉर्मुलेट करने तभी आएंगे, आपको फॉर्मूले याद होंगे। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है जी? ये रहा LT-1, पुट कर दो, अपॉन टाइम का क्या है जी? t की पावर 1 को ऊपर लाओगे क्या हो जाएगी? -1, -1 पहले से है तो -1 पावर -2, तो LT-2 हो गया। मैं इसको अपनी फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स, नेक्स्ट क्या है? फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन का भी होता है LT-2, क्या आ गया MLT-2, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब निकाल देखो, प्रेशर का तभी है, प्रेशर का तभी आपको आएगा फॉर्मुलेट करना। एक तो फॉर्मूला याद हो, फिर फोर्स का याद हो। ML1T-2 फोर्स का पुट करा, एरिया का। स्टार्टिंग में फॉर्मुलेट करने सीखने हैं, बट टिप्स पे याद करने हैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है। पहले इधर निकाल कर देखोगे, कहीं कोई बच्चा है मैं प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, पहले मैं फोर्स का निकालना सीखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर मैं एक्सेलरेशन का निकालना सीखो। इस तरीके से तो हो गया काम पेपर में। टिप्स तो लर्न करना है, बट पहले फॉर्मुलेट करना सीखोगे ना, किसी चीज बनाना सीख ले, फिर फाइनली इसको कंक्लूजन याद हो जाएगा आपको। यार की पावर 2 हटाओ, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, नीचे +1 ऊपर एक 1 है, प्लस ऊपर आके -2 +1 -2 -1 ML-2, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, मतलब 8 का आ गया, बस वही 8.23 का है। प्रेशर हो गया, इसके बाद वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, फोर्स का याद होना चाहिए। फोर्स का ये हो गया, फोर्स का मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ सर। L-T-2 ये होता है फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट L, तो L की पावर 1 और 1 2, तो M L² T-2 ML² T-2, ठीक है, ठीक है। एनर्जी,
एनर्जी को आप कोई भी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल सबका सेम आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से निकालता हूं काइनेटिक से। नंबर इज डायमेंशनलेस, नंबर है नहीं होता, मास का m, स्पीड lt माइनस 1 का स्क्वायर, बेटा एक मिनट, ये मास का m lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस, क्या आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2। वर्क एनर्जी का देखो सेम आ रहा है, वर्क एनर्जी का देखो सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेरे साथ बोलो वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दे हैव सेम डायमेंशंस, दैट्स व्हाई दे हैव सेम डायमेंशन। एंगल ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये बड़ा होता है मैथ्स में, आर्क भी एक तरह से लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, कट हो क्यों क्या m0 l0 t0। तो आपसे कोई पूछिए एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ विच इज डायमेंशनलेस, तो क्या नाम दोगे? एंगल। क्या नाम दोगे? एंगल। एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज डायमेंशनलेस, वैसे और भी बहुत सारी है, अभी एंगल याद रखो आप। टेंशन और थ्रस्ट, टेंशन और थ्रस्ट एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में क्या होता है। ये फोर्स ही होते हैं एक टाइप का, तो इसका फोर्स वाला ही होगा, है ही फोर्स, बेसिक फोर्स ही है। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड सब भी पढ़ेंगे, अगर पूरा सिलेबस सारा पढ़ना है क्या है, क्या है पूरा सिलेबस जैसे है। एंगल अपॉन टाइम क्या होता है? एंगल का तो डायमेंशनलेस था, m0 l0 t0, टाइम का t है, ऊपर आएगा तो -1, तो क्या आ गया m0 l0 t इनवर्स। खाली कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं एंगुलर स्पीड का t इनवर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन का t -2, सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बताता है एंगुलर एक्सेलरेशन का? एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। एंगुलर स्पीड क्या होता है? आपको t इनवर्स अपॉन t, तो t इनवर्स आता है ना, क्या आ गया m0 l0 t माइनस 2, m0 l0 t माइनस 2। तो ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है, जो फॉर्मूला नहीं है उनको फॉर्मूले को समझ लो। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस अभी याद नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना। ये भी सब सिलेबस में पढ़ेंगे हम। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं इतने फॉर्मूले कहां से आ गए। अरे भाई ये सारे पूरे सिलेबस के फॉर्मूले हैं, पूरे सिलेबस पूरा साल पढ़ना है, तो नहीं तो लगेंगे। और ये क्या करके हम पढ़ाएंगे, यहाँ तो डायमेंशन फॉर्मूले बनाने सीख लो, अब फॉर्मूला याद कर लेना। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का उल्टा याद होना चाहिए, मेरे को तो याद है m1 l1 t मेरे को याद है, डिस्टेंस का l, इसका आ गया एनर्जी वाला वर्क वाला m l स्क्वायर m l स्क्वायर t माइनस 2। करते हैं बात करते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? आपको फोर्स का याद होना चाहिए, फोर्स से क्या था m तो याद है, आपको याद करना है m2 - लेंथ का l, l से कट m1 l0 t माइनस m1 l0 और t माइनस 2। नेक्स्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का, मास का m डिस्टेंस का l का स्क्वायर, तो क्या आ गया ml स्क्वायर। इस वजह से याद करते हैं ml स्क्वायर, मैं t माइनस t0 लिख लेता हूं, मैं सिमेट्री के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम क्या होता है? तो 1/टाइम m0 l0 t इनवर्स, क्या आ गया m0 l0 t इनवर्स।
एंगुलर मोमेंटम, MVR होते हैं MVR, मास वेलोसिटी आर, पुट करोगे क्या आ जाएगा ml² t - 1, ml² t - 1। और एक और कर लेते हैं लास्ट के लिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट वर्ड आते ही लेंथ से डिवाइड करना होता है, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी का क्या है l t - 1, लेंथ का l, तो क्या आ गया इसका m0 l0 t इनवर्स। ठीक है, आगे वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लास्ट में।